नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो चलो भाई ठीक है। हिस्ट्री चल रही थी आपकी। हिस्ट्री के अंदर मैं हेडिंग्स आपकी करवा रहा हूँ और हेडिंग्स से संबंधित जितनी भी बनेगी ना भाई उतनी सारी करवा दूंगा मैं। देखो उन वीडियोस पे आप ज्यादा बिलीव मत करो कि सर उनसे क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं मिलेगी। ये पेड क्लासेस है, आपके लिए है। और ये ऐसी भी नहीं है कि रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड ये क्लासेस है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है ये हमारा, ठीक है। इसके अंदर मैं पूरी कंप्लीट एसएसटी कराऊंगा आपको और बहुत ही तरीके और ढंग से कराऊंगा। अगर मेरा पर्पज यूट्यूब पर डालने का होता तो मैं यूट्यूब पर डालते टाइम क्या करता कि छोटी छोटी वीडियो कंसेप्ट डालता। लेकिन मेरा जो पर्पज है, मेरा पर्पज छोटी वीडियो डालना नहीं है। मैं अगर 20 मिनट की भी वीडियो डालूंगा तो उसके अंदर फैक्ट मिलेगा, बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आपको दो चीज होती है, एक तो होता है दोस्तों अपना आईक्यू बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, और दूसरा होता है आपको अपना मतलब आईक्यू के साथ आपको नंबर भी लाने। तो दोनों के दोनों चीजें हम साथ में लेकर चलेंगे। देखो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स और फैक्ट्स याद हो गए तो नंबर ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। और वही किसी महापुरुष ने कहा है कि जो अधूरी नॉलेज होती है, अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का होता है, ठीक है। तो अधूरा ज्ञान मत करो, जिस हेडिंग को पढ़ो उसको मतलब सड़ा कर रख दो, स्टार्टिंग से और दी एंड कर दो उसका, उसके बाद उसमें से बिल्कुल जूस निकाल दो सारा का सारा। तो यही अब हमें जूस ही तो निकालना है। तो ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और जो भी करना है आपको करो, ठीक है। मैं उसके बाद करता हूँ। हो गया भाई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, इतने स्टूडेंट, इतने बढ़िया स्टूडेंट मजे नहीं मिले थे आज तक। ऑफलाइन में तो मिले नहीं, ऑनलाइन में आए तो खुशी की बात है। चलो आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति की जो मतलब क्रांति का जो समय था, ठीक है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का समय कब से कब तक? 1830 से लेकर 1830 से लेकर और 1848 तक था, ठीक है। 1830 से लेकर 1848 तक का जो टाइम था वो क्रांति का समय था, क्रांतिकारियों का समय, ठीक है। अब सर बोलोगे क्रांति क्या होती है? तो क्रांति जो वर्ड होता है, रिवोल्ट होता है क्रांति, और रिवोल्यूशन होते हैं क्रांतिकारी, ठीक है। रिवोल्ट का मतलब क्रांति, और क्रांति का शब्द ये नहीं होता कि मार धाड़ करनी जरूरी है। क्रांति का जो काम होता है अपनी जो हमारे जो बात है, ठीक है, हमारी जो मांगे है, जो डिमांड्स हमारी है, उन डिमांड्स को पहले गवर्नमेंट से आराम से बातचीत करना, ठीक है, अपनी डिमांड्स रखना। अगर नहीं मानते तो कुछ टाइम बाद स्ट्राइक वगैरह करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर तो बेचारे परेशान होकर तोड़ फोड़ मचाओगे। तो वही सारी चीजें क्रांति होती है। और क्रांति ये नहीं कहती कि आप लोग मर्डर करो या फिर आप खून खराबा करो, बिल्कुल नहीं कहती क्रांति। क्रांति मतलब बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से भी क्रांति होती है। जब बाद में क्रांति को लोग गलत तरीके से यूज करते हैं तब तो फिर बताओ क्या होगा? फिर तो नुकसान ही होता है। तो जो क्रांतिकारियों का समय था 1830 से लेकर 1848 तक का था, 1832 1848। सर क्रांतिकारी कौन लोग होते हैं? रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी होते कौन है? तो देखो जो अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कहलाते हैं। और नेशनलिस्ट की जब कुछ डिमांड्स होती है, जब उनकी डिमांड बढ़ने लगती है, ठीक है, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए वो जो प्रदर्शन वगैरह करते हैं, स्ट्राइक वगैरह करते हैं, वही लोग क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। और अब देखो मैं एक बार इन नोट्स को पढ़ रहा हूं इस चैप्टर में, इसमें इस हेडिंग में से आपको कुछ निकालना है तो ये आपकी जो 5 फैक्चुअल लाइन है बहुत तरीके से है। आपने बताया देखो एक इससे पहले एक हेडिंग थी रिवोल्यूशनरी का, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, ठीक है। तो क्रांतिकारी कौन लोग होते हैं? मैंने बताया अपने देश से प्यार करने वाले लोग राष्ट्रवादी लोग होते हैं। राष्ट्रवादी लोग जब अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब कोई कदम उठाते हैं तो वो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ठीक है। अगर उनकी बात ना मानी जाए प्यार से और फिर उसके बाद तो वही हथियार का यूज करेंगे वो लोग। तो वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्रांतिकारियों का जीवन, ठीक है। इससे पहली हेडिंग थी वो आप देख लेना, द रेवोल्यूशनरी, ठीक है, क्रांतिकारी। उसके बाद आता है जो क्रांतिकारी की समयावधि थी, घटना थी, वो 1830 से स्टार्टिंग हुई थी और 1848 तक चली थी। 1848 में जाकर फ्रेडरिक सोरियो जो एक आर्टिस्ट था, उस आर्टिस्ट ने क्या किया था, 4 अलग अलग पिक्चर्स को ऐड करके एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है। वो मैंने पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर रखी है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग है, एज एज कंजर्वेटिव रिजिम्स रिजाइंस। कंजर्वेटिव होते हैं जो रूढ़िवादी लोग होते हैं। मैंने बताया इससे पहले पार्ट में बताया रूढ़िवादी कौन होते हैं, और वही मतलब लिबरल और कंजर्वेटिव में क्या फर्क होता है। लिबरल का मतलब उदारवादी, ठीक है, जो देश को अच्छाई की तरफ लेकर चलेंगे। और जो अच्छाई का मतलब मैंने आपको सारी चीजें बताई थे। लिबरल को उदारवादी लोग जो अपने देश का उद्धार चाहते हो, जो डेवलपमेंट चाहते हो, डेमोक्रेटिक नेशन चाहते हो, वे होते हैं उदारवादी। और जो लोग राजा प्रशासन चाहते हैं, राजतंत्र चाहते हैं, मोनार्की सिस्टम को जो का त्यों रखते हैं, उन लोगों को बोलते हैं क्या? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव समाज में ऊंच नीच का काम करते हैं, ठीक है। मतलब समाज में ऊंचाई भी होनी चाहिए, नीचाई भी होनी चाहिए, नहीं हाई मतलब ऊंचाई नीचाई कहने का मतलब है गरीब भी होने चाहिए, अमीर भी होने चाहिए, और वही जो है
सभी तरह के होने चाहिए समाज में। अगर चर्च से भी काम होना चाहिए, चर्च के रूलर फॉलो करने चाहिए, राजाओं का भी शासन हो, तो ये सारी चीजें कंजर्वेटिव जो थे हमारे, ठीक है, वे सारी चीजें मानते रूढ़िवादी। तो बिल्कुल एंटी वर्ड है ये एक, ठीक है, एंटोनिम है लिबरल का। लिबरल उदारवादी, उदारवादी के बिल्कुल उल्टे क्या हो गए कंजर्वेटिव रूढ़िवादी। ये दोनों विचारधारा है, थिंकिंग है ये दोनों। होते हैं ना समाज के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अच्छाई के कार्य सोचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं उनसे मतलब नहीं, उन्हें समाज के अंदर छुआछूत भी रखनी है, ठीक है, समाज के अंदर भेदभाव भी रखना है, अमीर गरीब में भेद रखना है, ठीक है, मतलब सभी के अलग, उनका मानना कि अमीरों के अपने अलग फंडामेंटल राइट्स हो, गरीबों के अलग फंडामेंटल राइट्स हो, अमीर और गरीब को हमेशा अलग अलग रखा जाए, ऐसे लोग होते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। और ये बहुत खतरनाक चीज होती है देश के लिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, as conservative regimes tried to consolidate their powers, liberalism and nationalism, ठीक है। उसके बाद है came to be increasingly associated with revolution in many regimes of Europe, such as the Italian and German state। कौन कौन से स्टेट? इटालियन एंड जर्मन स्टेट। the provinces प्रांत बोलते हैं इनको, the provinces जो संयुक्त प्रांत होते हैं, ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ द ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य था ये, ठीक है, ओटोमन एम्पायर। आयरलैंड एंड पोलैंड, इनके बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छी जानकारी इनके बारे में बताऊंगा, एक बार ये नोट्स पढ़ लो बस, ठीक है। आयरलैंड एंड पोलैंड नोट करते रहना साथ साथ। उसके बाद में है एन इवेंट, दूसरा नंबर पर आता है एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड feelings among the educated elite Europe was the Greek independence या Greek war of independence। अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्रीक इंडिपेंडेंस, ग्रीक बोलते हैं, ग्रीक किस देश का पुराना नाम है? तो ग्रीक किस देश का पुराना नाम है? यूनान का पुराना नाम है ग्रीक, ठीक है, यूनानवासी। और यूनान को जब स्वतंत्रता मिली थी तो यूनान को किस वार से स्वतंत्रता मिली थी? तो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इसकी एक ट्रेटी थी, इस ट्रेटी के बाद यूनान स्वतंत्र हुआ था, इसका नाम था कस्तूनिया की संधि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैंटिनेपोल, ठीक है, कैंटिनेपोल आपकी बुक में लिखा हुआ है ये कैंटिनेपोल, हिंदी में बोले कस्तूनिया की संधि से यूनान स्वतंत्र राज्य बना था। उसके बाद है फैक्ट नंबर 3, व्हेन द फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है, ठीक है, तो सारी यूरोप, जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस को छींक आती है, स्नीज का मतलब होता है छींक आना, तो जब फ्रांस को छींक आती है बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, ठीक है। ये सेंटेंस किसका था? तो ये सेंटेंस ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने कहा था, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जो ग्रीक था ना भाई, ग्रीक जो था, ग्रीक 15वीं शताब्दी तक किसका प्रांत था? तो ये ओटोमन साम्राज्य का क्षेत्र था, ओटोमन साम्राज्य के अंदर आता था 15वीं शताब्दी में ग्रीक। यूनान 15वीं शताब्दी तक ओटोमन साम्राज्य के अंदर आता था। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड sympathies of incident of Greek culture, ठीक है। अब यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप था, पश्चिमी यूरोप के अंदर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कि पश्चिम यूरोप के अंदर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो यूनान की जो संस्कृति, यूनान का जो कल्चर था उसको अपनाते थे। तो जिन्होंने, जो पश्चिम यूरोप के अंदर वे लोग जो यूनान की संस्कृति को मानते थे, उन्होंने यूनान वालों का साथ दिया था, ठीक है, और यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने भी साथ दिया था। अब देखो इसके बारे में ये तो हो गया, अब मैं इसके बारे में आपको हिंदी के कुछ शॉर्ट आउट्स हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी तरफ से बनाया, बहुत अच्छी जानकारी के साथ मैं ये इस वीडियो को पूरी करूंगा और आप समझते रहना ध्यान से सुनना। हेडिंग है क्रांतिकारियों का युग। क्रांतिकारियों का युग कब से कब शुरू हुआ? 1820 से लेकर और ये 1848 तक था, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्र में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति जोड़कर देखा जाने लगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा है कि यूरोप के अंदर जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, जो 1815 के बाद में जो क्रांति हुई, और उसमें जब एक राजशाही तंत्र बनाया गया, तो राजाओं का जो सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम बढ़ गया फिर दोबारा नेपोलियन की हार के बाद भी। तो उसमें जब अलग अलग काम होते थे ना, तो लोग बाग उदारवाद और राष्ट्रवाद दोनों को जोड़ कर देखते थे कि क्या हो रहा है देश में सब कुछ।
तो उसके बाद आता है इटली और जर्मन ओटोमन साम्राज्य से सूबे। इटली और जर्मन जो देश थे, इटली और जर्मन राज्य ओटोमन साम्राज्य के जो सूबे आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। ठीक है, इटली भी पहले ऐसे ही था जैसे जर्मन, जैसे आयरलैंड है, पोलैंड है, और जर्मनी भी ऐसा ही था। ये ओटोमन साम्राज्य के अंदर आते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। जो ये क्रांतियां हुई थी यूरोप के अंदर, जो ये क्रांतियां हुई थी, ये क्रांतियां शुरू किसने की थी? तो ये की थी उदारवादी। ठीक है, उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने। उदारवादी जो जल्दी से डेवलपमेंट चाहते हैं, और राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट जो अपने देश से ज्यादा प्यार करते हो, उन्होंने इन क्रांतियों की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है शिक्षित। ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग इनके साथ में, ये तो दो तो थे, कौन कौन से? लिबरल और नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिस्ट, लिबरल और नेशनलिस्ट तो थे रेवोल्यूशन में। इनके साथ और कौन कौन आया? तो इनके साथ आने वाले थे शिक्षित मध्य वर्ग। शिक्षित मध्य वर्ग जो एजुकेटेड मिडिल वर्ग था। ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे, जिनमें प्रोफेसर आते हैं, स्कूल के अध्यापक आएंगे, स्कूल टीचर्स आते हैं, ठीक है, क्लर्क आते हैं, और वाणिज्य व्यापार जो बिजनेसमैन आते हैं, छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन आते हैं, वो सभी इनके साथ आए। तो कौन कौन सी कैटेगरी जुड़ी? लिबरल्स और नेशनलिस्ट के साथ में टीचर्स जुड़े, क्लर्क जुड़े, ठीक है, और छोटे जो बिजनेसमैन है वो लोग जुड़े, प्रोफेसर्स जुड़े, पढ़े लिखे लोग थे, उनके जानते थे सारी चीजों को, तो ये सारे इनके साथ मिले। उसके बाद प्रथम विद्रोह फ्रांस में। अब फ्रांस में पहला विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था जुलाई 1830 में हुआ था, और इसे जुलाई की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन किसको बोलेंगे? फ्रांस के अंदर जब जुलाई के अंतर्गत विद्रोह हुआ, विद्रोह का मतलब रेबल, ठीक है, फ्रांस के अंदर जब पहला विद्रोह हुआ तो जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट आउट कर लो, 1830 में फ्रांस के अंदर फर्स्ट रिबल, प्रथम विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1830 में हुआ। वहां पे उस टाइम पर फ्रांस का राजा कौन था? बुर्बो वंश कायम था। ठीक है, मैंने बताया था ना पहले पार्ट में, बुर्बो वंश कायम था, जिसे 1815 के बाद, 1815 के बाद जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादियों ने उसको बहाल कर दिया था। मैंने बताया 1815 के बाद जो रूढ़िवादी लोग थे वो ही चाहते थे मोनार्की सिस्टम आवे, तो मोनार्की सिस्टम के लिए उन्होंने दोबारा जो बुर्बो वंश था उसको कायम कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ? अब रेवोल्यूशन आ गई, क्रांतिकारी जो थे उन्होंने क्रांति छेड़ दी। तो क्रांति के बाद जो बुर्बो वंश का राजा था, उसकी जड़ें जो थी उखाड़ फेंकी फ्रांस से। ठीक है, भगा दिया वो, और भगाने के बाद में वहां पे जो मोनार्की सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, और एक नया डेमोक्रेटिव सिस्टम लागू हुआ, एक नया सिस्टम अरेंज किया वहां पे। और ये भी जो सिस्टम था ये भी राजाओं के अधीन था फ्रांस के अंदर, लेकिन राजा वो नहीं था कि एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया गया फ्रांस के अंदर। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं राजा की तो राजा अच्छा होगा, तो यही बात थी। उन्होंने उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका, और जब बुर्बो वंश उखाड़ फेंका तो उखाड़ फेंकने के बाद में वहां पे एक नया सिस्टम अप्लाई किया गया, जिसका जो अध्यक्ष था, जिसका जो चीफ पर्सन था, वो लुईस फिलिप था। कौन था? लुईस फिलिप। मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद एक बार नोट आउट कर लेना आप, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ऐसे नहीं काम चलता। तो वहां पे आपको देखना होगा, जब फ्रांस के अंदर से बुर्बो वंश को हटाया, हटाए जाने के बाद में फिर बुर्बो वंश के बाद में कौन आया? एक नया राजशाही तंत्र लागू किया गया, स्टेबलाइज ए न्यू मोनार्की सिस्टम या डेमोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम। ठीक है, एक छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिसका जो चीफ पर्सन था सीपी, इसका जो चीफ पर्सन था वो था लुईस फिलिप, लुईस फिलिप, ये ध्यान रखना। ठीक है, फ्रांस के अंदर ये पहला ही था लुईस फिलिप। अब उसके बाद आता है आपका मैटरनिक ने कहा था, मैटरनिक ने, ड्यूक मैटरनिक, मैं बता रहा हूं ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक कौन था? ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का भाई? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये, चांसलर ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मैटरनिक। और इसी ने कहा था कि व्हेन द फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड से सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, ड्यूक मैटरनिक ने कहा था। कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और ये अब की बार जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम सोशल साइंस का, उसमें 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था सोशल साइंस का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, किसने कहा था? तो कहा किसने था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, अब की बार पूछा जाओगे। और ये उसके बाद आता है जुलाई क्रांति से। मैंने बताया कि फ्रांस के अंदर पहला विद्रोह जुलाई में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था। तो जुलाई क्रांति से ही ब्रुसेल्स में विद्रोह हो गया। कहां पे? ब्रुसेल्स, ये अलग देश है, ब्रुसेल्स में विद्रोह यूरोप के अंदर ही है।
तो ब्रुसेल्स में विद्रोह हो गया, जिसके फलस्वरूप जो यूके है, जिसके फलस्वरूप यूके जो है कौन सा U.K, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, UNITED, यूनाइटेड किंगडम, KINGDOM, यूनाइटेड किंगडम संयुक्त प्रांत, ठीक है। यूके अलग हो गया, किससे अलग हुआ? नीदरलैंड से अलग हुआ, प्लस नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो यूके अलग हो गया था दोस्तों, किससे अलग हुआ था? ये नीदरलैंड से अलग हो गया था। कब हुआ था? नीदरलैंड से अलग। तो ये ध्यान रखना, जुलाई में जब रिबल हुआ, जुलाई में, ठीक है, जुलाई में ब्रुसेल्स में भी विद्रोह हुआ और जिसके कारण नीदरलैंड से अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम यूके। और यूके के अंदर आज भी 3 देश आते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं ना कि मुझे तो यूके जाना है, यूनाइटेड किंगडम, तो भाई यूके में 3 देश है, कौन से बचाओगे आप? ठीक है, 3 देशों को मिला के यूके बढ़ता है। कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें मैं यूरोप पढ़ा रहा हूँ, यूरोप के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग की राष्ट्रीय भावना का संचार किया, ठीक है। उसके बाद है 15वीं सदी में यूनान जो था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15th सेंचुरी में यूनान जो था किसका था? ओटोमन साम्राज्य का पार्ट था। 15th सेंचुरी में यूनान ओटोमन जो एम्पायर था, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कौन? यूनान। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद आता है आपका भाई यूनानियों का आजादी के लिए जो संघर्ष था, यूनानी जो थे, यूनानी ग्रीक लोग जो थे, उन्होंने फ्रीडम के लिए कब अपना जो एक्शन था वो उठाया और अपना एक्शन शुरू किया, ठीक है। या यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए सबसे पहला कार्य कब शुरू किया? यूनानियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कब से शुरू किया? 1821 से शुरू किया था, 1821, ठीक है। 1821 में क्या हुआ था? यूनानियों ने यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए, यूनान को आजाद कराने के लिए अपने संघर्ष शुरू कर दिए थे 1821 में, 1821 में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वे यूरोपियन जो पश्चिमी यूनानी संस्कृति, वे यूरोपियन जो पश्चिमी वेस्टर्न ग्रीक कल्चर को मानते थे। वेस्टर्न ग्रीक कल्चर जो था उसको बोलते हैं हेलेनिज्म। स्पेलिंग लिख लो, HELLENISM, हेलेनिज्म। हेलेनिज्म किसको बोलते हैं? हेलेनिज्म होता है जो पश्चिम यूरोप की संस्कृति है, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप का जो कल्चर है हेलेनिज्म, ठीक है, उसका नाम है। जो इसको मानने वाले थे उन लोगों ने भी यूनानियों का साथ दिया। क्लियर? भाई यूरोप के अंदर जो लोग यूनानी संस्कृति को मानते थे ना, यूनानी कल्चर को मानते थे, उन्होंने किसका साथ दिया? यूनानियों का साथ दिया। कहीं में साथ दिया, यूनान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ठीक। उसके बाद दो तीन लाइन और है, ये ध्यान रखना। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। जो कवि थे, पोएट जो थे और कलाकार जो थे, ठीक है, कवि और कलाकारों ने यूनान को जो है, यूरोप वाले जो थे, उन्होंने यूनान को अपना पालना बताया। अब पालने में क्या होता है? पालने में बचपन गुजरता है, आपने सब समझा होगा। पालने में बच्चा होता है ना, जब तो बच्चा छोटा होता है तब पालने में उसका जो ज्यादातर टाइम उसका पालने में ही गुजरता है, छोटे से का। तो उसमें क्या होगा? उन्होंने बताया कि यूरोप के अंदर कुछ भी हो, यूरोप का पालना है यूनान, ठीक है। कितनी अच्छी पंक्ति उन्होंने बोली। तो इस तरह प्रशंसा की, ज्यादा की मतलब ज्यादा से ज्यादा यूरोप ने पालने को बचाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रशंसा की। और एक मुस्लिम जो साम्राज्य था, ठीक है, यूनान पहले मुस्लिम साम्राज्य के अंदर था। मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा की, बहुत सारे आदमी जुड़े। उसके बाद अंग्रेज, एक इंग्लिश पोएट था, अंग्रेज कवि था जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन जो था मेरे भाई, ये अंग्रेज कवि था। इसने क्या किया? घूम फिर के धन इकट्ठा किया, ठीक है। इसने बहुत सारी मनी कलेक्ट की और मनी कलेक्ट करने के बाद में क्या हुआ? ये युद्ध में भी गया और वहां पर भी लड़ा, ठीक है। कवि था ये, लॉर्ड बायरन एक कवि था जिसने संपत्ति इकट्ठा की और धन इकट्ठा करने के बाद ये युद्धों में भी लड़ने के लिए गया और बाद में फिर बुखार के आने से, फीवर होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1824 में इसकी डेथ हुई थी। कब भाई? 1824 में इसकी डेथ हुई थी। सर ये तो घटना 1830 से स्टार्ट होती है। इससे पहले भी देखो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं, उनको याद करना जरूरी होता है। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, लॉर्ड बायरन कौन था? एक अंग्रेजी कवि था। इसने घूम फिर कर धन इकट्ठा किया और युद्ध में गया लड़ने के लिए। वहां पे इसने बहुत सारी मनी स्पेंड की और इसकी बुखार के कारण मृत्यु हो गई थी 1824 में, ठीक है। यूनान के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया इसने। यूनानी जो युद्ध हुए थे उनमें इसने लड़ाई की। उसके बाद में है यूनान को स्वतंत्रता कब मिली?
तो यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, यूनान आजाद कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है और ये लिख लेना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये कई बार। तो इसने लिखना एक यूनान जो था, यूनान 1832 में 1832 के अंदर यूनान फ्री हो गया और फ्रीडम इसको मिल गई। और किस ट्रेजेडी से, किस ज्वाइनिंग से मिली थी, कस्तुतोनिया, ठीक है, कस्तुतोनिया की संधि, ये हिंदी में बोलते हैं, ठीक है भाई, और इंग्लिश में बोलते हैं कैंटिनेपोल ट्रेटी, ठीक है, कैंटिनेपोल ट्रेटी के कारण यूनान फ्री हुआ था, फ्रीडम मिली थी यूनान को कस्तुतोनिया की संधि के द्वारा, कैंटिनेपोल की ट्रेटी के द्वारा। वो कब हुई थी, 1832 में। तो जो यूनान था, यूनान स्वतंत्र कब हुआ था, 1832 में हुआ था, किस संधि के द्वारा हुआ था, तो एक कस्तुतोनिया की संधि थी, इसके द्वारा हुआ था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई दिक्कत होती है ना आपको तो आप कमेंट में डाल दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले चैप्टर में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी मैं वो भाई प्रॉब्लम तो आने नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, सबके लिए प्रभावशाली। ऐसी वीडियो मत देखा दो जो टाइम कम लेती हो, 4-5 मिनट में पूरा यूरोप पढ़ा दे रहा। धरती का कौन ऐसा है मेरे भाई, सोच के देखो, जो 4-5 मिनट में 10 मिनट में पूरा यूरोप पढ़ा देगा। 10 मिनट में अगर आप अपने गांव के बारे में बता दो तो मान जाओ, 10 मिनट में अपने गांव के बारे में नहीं बता सकते वो लोग यूट्यूब, वो केवल इंटरेस्ट पैदा करने के लिए होती है, और इंटरेस्ट पैदा नहीं करना, हमें पढ़ना है, नॉलेज इकट्ठी करनी है। नंबर ऐसे नहीं आते, नंबर बहुत तरीके से आते हैं, नंबर मजे में नंबर नहीं आते, नंबरों के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो मैं 10th के लिए नहीं बोल रहा खाली साहब को, 10th हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी, कुछ भी हो, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, उसके लिए अगर आपको सक्सेस जल्दी चाहिए तो आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेगा। ये 2-4 मिनट वाली वीडियो पे आश्रित ना हो, छोड़ दो इनको, ये कुछ नहीं है, न कुछ करा सकती, ठीक है, कुछ नहीं मिलने का। इसे मैंने बताया, जो मैंने बताया वो आपको इस साल भी मिला होगा और नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, आपको हर साल मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो भाई इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा कि शेयर वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह, वो ये सारी चीजें तो पेड कोर्स आपका, वैसे भी सोशल साइंस का मैं टोटल पेड कोर्स निकाल रहा हूँ, तो जल्दी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरा जो होगा, ये पहला चला हुआ है, दूसरे वाला और अच्छे से कराएंगे, और रिवीजन वाला भी दे देंगे, नोट्स वगैरह सारी चीज सुविधा होगी, ठीक है दोस्तों। बाकी धन्यवाद।